हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल GS3 के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है और अक्सर यूपीएससी इन्वेस्टमेंट मॉडल को एक और टॉपिक से कंबाइन करके पूछती है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को कवर करेंगे और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी कवर करने के बाद इसके कंबाइंड क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं, जो रामसार साइट के एंड में पूछा गया था कि ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन क्या है। ब्राज़ाविले एक प्लेस है जो कॉन्गो में लाई करता है और 3 कंट्रीज ने मिलकर के इस डिक्लेरेशन को साइन किया है। ये 3 कंट्रीज हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसका मैप लाइट ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, प्लस कॉन्गो एंड इंडोनेशिया। ये तीनों कंट्रीज ने ऑन लाइन्स ऑफ ग्लोबल पीटलैंड्स इनिशिएटिव ये डिक्लेरेशन को साइन किया है। ये ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव UNEP का इनिशिएटिव है, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक इसको कंजर्व करने के लिए साइन किया गया है। ये जो आप इमेज देख रहे हो, यही इमेज है इस पीटलैंड का, जिसको कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं टर्म पीटलैंड पर ही। पीटलैंड बेसिकली मार्शी लैंड होती है, मतलब जमीन की सतह पर ही ग्राउंड वाटर चला आता है और ये मार्शी लैंड अक्सर कार्बन को पकड़ के रखने का सबसे बड़ा रिपोजिटरी होता है। ये एक इकोटोन भी हो गया, बिकॉज कि ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच में लाई करता है। इस तरीके की कार्बन होल्डिंग कैपेसिटी को कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि पीटलैंड भी वेटलैंड टाइप के ही कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करता है, इसलिए यह आसपास के क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है। अगर आप लैटिट्यूड वाइज देखिएगा तो ये इक्वेटर के ठीक बीचों बीच ये रीजन लाई करता है, लेकिन फिर भी अपने आसपास के सेम लैटिट्यूड के रीजन से ये रीजन काफी ठंडा रहता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पीटलैंड्स। ऑल्सो वेटलैंड की ही तरह ये भी ग्राउंड वाटर के रिप्लेनिशमेंट में मदद करता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हुए पीटलैंड्स के। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक इन्वेस्टमेंट मॉडल पर, जो कि हमारे सिलेबस के GS पेपर 3 में लाई करता है और एज वी डिस्कस्ड ये अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक से कंबाइन करके मेंस के क्वेश्चंस में अपीयर होता है। अब बढ़ते हैं आज के एजेंडा पर कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बेसिक टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, टू इन्वेस्ट एंड टू कंज्यूम क्या है। ये सब टर्म्स NCERT से ही लिए गए हैं, इसलिए इनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो इन्वेस्टमेंट इन इनिशियल ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस क्या पैटर्न रहा था, कि आजादी के तुरंत बाद हम लोग किस तरीके का एजेंडा अपनाए थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ये लेटर ऑन एक मेजर शिफ्ट विटनेस किया, स्पेशली आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे एंड विद इन इंडिया कुछ सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जो कि न्यूज में चल रहे हैं उनको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली जो हमारे पास बेसिक मॉडल्स होता है वो सारे मॉडल्स को डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर्स में जो ये सब मॉडल्स के ऑल्टरनेटिव्स आए हैं वो सब का भी एक्सप्लेनेशन लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे कुछ इनिशियल टर्म्स के साथ, दैट इज इनकम। इनकम का मतलब होता है आमदनी, मतलब सालाना हम कितने पैसे कमाते हैं, और एक्सपेंडिचर इज खर्च, कि हमारा कितना खर्चा होता है। तो हम लोग जितना भी कमाते हैं उसमें से जितना भी खर्च है उसको अगर घटा के हटा देंगे तो जो बचेगा वो होगा हमारा सेविंग्स। यही सेविंग्स को हम लोग ईदर बैंक अकाउंट में रखते हैं या फिर घर में कुछ कैश के फॉर्म में रखते हैं या इवन गोल्ड के भी फॉर्म में रखते हैं। यही सेविंग्स जो बैंक अकाउंट या घर में कैश या गोल्ड के फॉर्म में सेव्ड है, इसको हम लोग फिनेंशियल सेविंग्स कहते हैं। और
सेविंग्स जिससे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनको हम लोग फिजिकल सेविंग्स कहते हैं, विच आर अ फॉर्म ऑफ एसेट। जैसे कोई घर खरीद लिया, कोई जमीन खरीद ली, तो उस तरीके का सेविंग्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट में टर्न कर दिए, उन्हें हम लोग फिजिकल सेविंग्स या एसेट कहेंगे। इंडिया में बेसिकली 3 तरीके के सेविंग्स अक्सर दिखाई देते हैं। एक है हाउस होल्ड सेविंग्स, सेकेंड इज कॉर्पोरेट सेविंग्स एंड थर्ड इज गवर्नमेंट सेविंग्स। इंडिया में सबसे ज्यादा हाउस होल्ड सेविंग्स होते हैं जो 70% होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली यूएस में, कॉर्पोरेट सेविंग्स का टोटल सेविंग्स में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहता है। इंडिया के केस में एक स्पेशल प्रॉब्लम भी है। यूजुअली इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है, तो हम लोग खर्च उसी हिसाब से करते हैं जितनी हमारी आमदनी होती है। लेकिन क्योंकि इंडिया के केस में गवर्नमेंट का मेजर इंपोर्ट ईदर ऑयल है या गोल्ड है, जो कि इंडिस्पेंसिबल है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में ये वैल्यूज रिवर्स हो जाते हैं और गवर्नमेंट का जो भी इनकम है वो एक्चुअली कम हो जाता है उसके एक्सपेंडिचर के हिसाब से। क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा खर्च इज ऑयल इंपोर्ट, जो कि हमारे एक्सपेंडिचर को एक्चुअली स्वेल कर देता है। इसीलिए अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में गिरावट आती है तो इंडिया के भी एक्सपेंडिचर में गिरावट आती है और हम लोगों का जो इनकम एक्सपेंडिचर का गैप है वो काफी कम हो जाता है। अगर गवर्नमेंट के टोटल बजट के टर्म्स में बात किया जाए तो बजट का जो भी एक्सपेंडिचर माइनस इनकम होगा, जो इंडिया के केस में है, इसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और ये डिनोट करता है कि क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग करते हैं। और अगर आप बजट को ध्यान से देखिएगा तो ये भी पाइएगा कि इंडिया इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा अमाउंट पे करती है। यही इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाता है बिकॉज कि हमारा बोरोइंग बहुत ज्यादा है। और बोरोइंग क्यों ज्यादा है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमेशा रहता है। यही फिस्कल डेफिसिट को टैकल करने के लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था 2003 में, जिसको कि बहुत ही रिसेंटली अमेंड किया गया है। कमेंट सेक्शन में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एफआरबीएम एक्ट को अमेंड करने वाली कमेटी के चेयरमैन का नाम क्या है, ये हमें लिख करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि सेविंग्स का फिजिकल फॉर्म होता था, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के नाम से समझते थे। बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल में कितना बढ़ोतरी हुआ है उससे समझा जाता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता है कितना एडिशन हुआ है फिजिकल कैपिटल के टोटल स्टॉक में। मतलब जो भी हमारे पास फिजिकल कैपिटल है, अगर कॉर्पोरेट्स के टर्म्स में बात किया जाए तो नए नए मशीनरीज का डिप्लॉयमेंट, ये सब फिजिकल कैपिटल में काउंट होगा। इससे असर क्यों पड़ता है हमारे इन्वेस्टमेंट पर या हमारे सेविंग्स पर, इसको समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं कि कुछ 10 लेबर मिल करके पार्ले जी के बिस्किट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर इन्हीं 10 लेबर को रिप्लेस करके हम एक मशीन डिप्लॉय कर दें तो हम लोग काफी ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेट अस से 10 लेबर 10 दिनों में 10,000 बिस्किट पैकेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो यही मशीन 4 दिन या 5 ही दिन में 10,000 बिस्किट के पैकेट्स मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ कि हम ये मशीन खरीद लिए, जिससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। हम अगले 5 दिनों में और 10,000 पैकेट्स को मैन्युफैक्चर करके अपने टोटल मैन्युफैक्चरिंग को डबल कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है और हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी घटा दिया जा सकता है कि अब इस कंपनी को ये 10 लोगों को सैलरी देने की जरूरत नहीं है। एक ही मशीन 5 दिनों में यही काम कर लेगी जो पहले 10 लेबर 10 दिनों में करते थे। इन्वेस्टमेंट की वजह से आगे का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हम लोगों ने देखा कि बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए एक और टर्म है, दैट इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, कि आप कितना कैपिटल फॉर्म किए थे, इसको भी इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में समझा जा सकता है। इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट के साथ ऑल्टरनेटिवली यूज किया जाता है। जब इस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से डेप्रिसिएशन हटा देते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आता है वो होता है नेट कैपिटल फॉर्मेशन। और नेट कैपिटल फॉर्मेशन में कितना चेंज आया है यही बताता है कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा है। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट के दो तरीके, एक होता है टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट, एक हुआ बॉटम अप इन्वेस्टमेंट। टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ट्रिकल डाउन थियरी को फॉलो करती है। उसका कहना होता है कि हम इनिशियली कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करेंगे, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इन टर्न एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, इस एम्प्लॉयमेंट से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होगा और जब ये इन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होने लगेगा तो बैंक में पैसा आएगा और बैंक में पैसा आने की वजह से हम लोग अगेन इन्वेस्ट करने के लायक हो पाएंगे। लेकिन ये चेन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया और हमारा ग्रोथ रेट काफी ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया। तो अब हम लोग बॉटम अप इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, जिसमें गवर्नमेंट विलेज इकोनॉमी या एमएसएमई को ज्यादा फोकस करती है और फिर ये सारे सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। इस एम्प्लॉयमेंट की वजह से रेवेन्यू आता है और ये रेवेन्यू प्रॉफिट्स लेकर के आता है, जो प्रॉफिट्स फिर से इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, टू इन्वेस्ट एंड टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मेरे इनकम में कुछ चेंज आता है तो मेरे सेविंग्स में कितना चेंज आएगा। जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मेरा एक दिन का इनकम मान लेते हैं 10 रुपए है और ये अगर बढ़ करके 15 रुपए हो जाता है कि मेरा एक दिन का इनकम 10 रुपए है तो हम उसमें से 3 रुपए सेव कर पाते हैं। अगर मेरा एक दिन का इनकम 15 रुपए तक पहुंच जाता है तो मेरे सेविंग्स में कितना चेंज आता है, ये 1 रुपए का चेंज होता है या 2 रुपए का चेंज होता है या 3 रुपए का चेंज होता है, ये कितना चेंज होता है सेविंग्स में अगर इनकम में चेंज आए तो इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के नाम से समझा जाएगा। दैट इज कि हमारे सेविंग्स में कितना चेंज आएगा जब हमारे इनकम में चेंज आता है। यही चीज जब इन्वेस्टमेंट के तौर पर इंप्लीमेंट होने लगता है तो उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट कहा जाएगा। मतलब यही चीज जब इन्वेस्टमेंट के तौर पे समझा जाए तो वो ऐसा होगा कि मेरे इनकम में कुछ चेंज आने पर कितना चेंज आता है मेरे इन्वेस्टमेंट में, वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। और यही चीज अगर कंजम्पशन के साथ हो तो वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कि अगर मेरा इनकम आज का 10 रुपए है और हम कंज्यूम कर जाते हैं उसमें से 5 रुपए, यही इनकम अगर बढ़ करके 15 रुपए हो जाता है तो मेरा कंजम्पशन कितना हो जाएगा, बढ़कर या घटकर। ये चेंज को विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम जब पढ़ा जाए तो उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के तौर से समझा जाएगा। अब देखते हैं हमारे इनिशियल इंडिपेंडेंस ईयर का कैसा सिचुएशन था। आजादी के सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने महालनोबिस के मॉडल को फॉलो किया था और इनके तहत हम लोगों ने कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया था। ये सारे इंडस्ट्रीज एक तरीके के पीएसयूज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती थी, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक इन इंडस्ट्रीज पर 70 से 80% तक होता था और प्राइवेट इंडस्ट्रीज का इस पीएसयू में से भी बहुत कम होता था क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही काफी कम होता था। इसकी वजह से काफी इश्यूज आए थे पीएसयू के मॉडल में, जैसे कि सबसे पहली बात कि ये प्रॉफिटेबल नहीं होता था फॉर प्राइवेट सेक्टर। ये कैसे होगा प्रॉफिटेबल अगर आप 20% से ही दे रहे हो किसी कंपनी में प्राइवेट सेक्टर को और 80% गवर्नमेंट अपने हाथों में ली हुई है। तो गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, उसका मोटिव होता है वेलफेयर करना, लोगों की भलाई करना, जो कि किसी बिजनेस को काफी प्रॉफिट मार्जिन के साथ नहीं चलने दे पाती है। सेकेंडली, रिसोर्स क्रंच भी होता था कि लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट होता था, लेकिन गवर्नमेंट के पास हजारों करोड़ों जनता होती थी जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता था। तो
इसलिए रिसोर्सेस का काफी क्रंच होता था। एक और प्रॉब्लम जो इन्वेस्टमेंट के साथ था वो ये कि क्योंकि सेविंग्स रेट काफी कम थी, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाता था। सेविंग्स, अगर आपको याद हो, तो हमारे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन को कहते थे। इसी सेविंग्स का कुछ हिस्सा हम लोग फिजिकल एसेट के फॉर्म में रखते थे, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते थे। क्योंकि सेविंग्स ही काफी कम हो चुकी थी इस टाइम में, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी काफी कम रह पाता था। और अगर किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ना हो तो वो इंडस्ट्री कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कुछ और प्रॉब्लम्स ये भी थे कि टाइम ओवररन हो जाता था, जिसकी वजह से कॉस्ट ओवररन होता था। टाइम ओवररन कहने का मतलब कि जो प्रोजेक्ट पहले 5 साल या 10 साल में खत्म होनी थी, वो प्रोजेक्ट को स्टॉलिंग की वजह से 15 साल या 20 साल लग जा रहा था। तो इसमें काफी पैसे अटक जा रहे थे। जिन पैसों को कहीं और लगाया जाता तो वो प्रॉफिटेबल रिटर्न्स लेकर आते। कंसीक्वेंटली इस टाइम के डिले होने की वजह से कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए इसको टाइम ओवररन के कंसीक्वेंस के फॉर्म में भी देखा जाता है। नेक्स्ट इशू जो है वो ये है कि टेक्नोलॉजी पे फोकस काफी कम रहा था इस सभी इंडस्ट्रीज का, क्योंकि इनका मेन मोटिव हमेशा होता था एम्प्लॉयमेंट या वेलफेयर। गवर्नमेंट हमेशा से चाहती थी कि आजादी के तुरंत बाद बहुत सारी जनता अनएम्प्लॉयड थी, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना काफी जरूरी था। और इसलिए ये लोग टेक्नोलॉजी के पीछे काफी नहीं जाते थे। ये लोग हमेशा ये चाहते थे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए। फाइनली जो लास्ट प्रॉब्लम था वो ये कि क्लोज्ड इकोनॉमी होने की वजह से मोनोपोलिस्टिक होती थी ये सारे इंडस्ट्रीज। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट बहुत ही इनएफिशिएंट मार्केट होता है, क्योंकि वो कभी भी कंपटीशन नहीं दे पाता है, तो वो कम दाम में अच्छा सामान नहीं दे सकता है। इसके बाद 1991 के रिफॉर्म्स के बाद एक शिफ्ट देखा गया इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके में। अभी तक कैसा होता था कि 70 से 80% तक गवर्नमेंट का ही स्टेक होता था, इवन इफ दिस वाज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लेकिन 91 के रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट का से 49%, 51% ऐसे करके ही रह गया था और बाकी सब कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथों में दे दिया गया था। इसका टाइमिंग भी बहुत सही था। अगर आजादी के तुरंत बाद प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हाथों में इतना अथॉरिटी दिया जाता तो जनता तक कभी भी वेलफेयर नहीं पहुंच पाता और प्रॉफिट मोटिव में ये गैप बिटवीन रिच एंड पुअर और वाइडन होता चला जाता। तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव शिफ्ट देखा आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स कि पहले हमारे इन्वेस्टमेंट का एक ही एजेंडा होता था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, बट 91 के रिफॉर्म्स के बाद हम लोग क्वालिटेटिव इन्वेस्टमेंट पर उतर गए। मतलब कि किस बिजनेस में कितना ज्यादा प्रॉफिट होना है उस हिसाब से देख समझ करके इन्वेस्टमेंट किया जाने लगा। तो हम लोगों ने लेवरेज इन्वेस्टमेंट, जिसका ही दूसरा नाम पीपीपी इन्वेस्टमेंट भी है, इसको भी समझ लिया और ये मॉडल अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। जो पीपीपी के प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। देयर वाज नोबडी अकाउंटेबल कि अगर प्राइवेट सेक्टर ने कहा है कि मैं इतने प्रॉफिट कमा करके इस प्रोजेक्ट से बाहर चला जाऊंगा, तो वो प्रॉफिट कभी पहुंच ही नहीं पाता था, क्योंकि कंपनी या कॉर्पोरेट्स कभी सही डेटा नहीं दिखाते थे। तो मॉडल कंसेशंस अग्रीमेंट, वो जो अग्रीमेंट होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसी, ये मॉडल कंसेशंस अग्रीमेंट ट्रांसपेरेंसी में काफी कमी लेकर के आया और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली मेट्रो का ऑरेंज लाइन। ये टोटल एनुअल फुटफॉल को ओवर एस्टिमेट करके इस प्रोजेक्ट को काफी कॉस्टली बना दिया गया था, जिसकी वजह से पार्टिसिपेटिंग प्राइवेट इंडस्ट्री को काफी लॉस फेस करना पड़ा था। इसके अलावा इसी पीपीपी मॉडल में एक और दिक्कत ये भी आई थी कि एक ही रास्ते के लिए मल्टीपल टोल गेट्स क्रॉस करने पड़ते थे। जैसे कि कोई जगह ए से दूसरा जगह जाना है बी, जिसमें कि A1 का रोड कंस्ट्रक्शन हैज बीन डन बाय प्राइवेट पार्टी P1 एंड इस साइड का रोड कंस्ट्रक्शन हैज बीन डन बाय प्राइवेट पार्टी P2।
तो P1 अपना अलग टोल ले रहा है फॉर दिस एंटायर वे A to B और P2 अलग टोल ले रहा है फ्रॉम दिस एंटायर A to B। तो इसका सोल्यूशन पॉसिबली ये भी हो सकता है कि आप किसी एक ही प्राइवेट पार्टी को टोल कलेक्ट करने दीजिए और इसी को 2 पार्ट में डिवाइड करवाइए और फिर उस रेवेन्यू को P2 के साथ P1 शेयर करे। तीसरा प्रॉब्लम जो PPP के साथ चल रहा था वो बहुत ही छोटा प्रॉब्लम देखने में है, लेकिन उसकी वजह से टाइम ओवर रन टोल गेट पे बहुत ज्यादा होता था। द प्रॉब्लम वॉज कि टोल गेट का फीस होता था 18 रुपए, 23 रुपए, 22 रुपए। तो ये चेंज अमाउंट की वजह से काफी लंबी लंबी कतार खड़ी हो जाती थी टोल गेट को क्रॉस करने के लिए। इसके सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने फास्टैग्स लाया था, जो कि एक प्रीपेड रिचार्ज कार्ड है। इसको रिचार्ज कराइए, वो गाड़ी में आपके लगे रहेगा। जैसे ही आप टोल गेट पर पहुंचिएगा, RFID टेक्निक से आपके फास्टैग को आइडेंटिफाई कर लेगा और आपकी गाड़ी स्मूथली टोल गेट को क्रॉस कर सकती है। तो हमारे डिसाइडेड एजेंडा में हम लोगों ने व्हाट इज सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन को कवर किया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन्वेस्ट और कंज्यूम को भी, हमारे आजादी के शुरू के सालों में इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या रहा था और इसमें किस तरीके का शिफ्ट नजर आया था। बाकी ये 3 टॉपिक्स अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन 2013 के मेंस में पूछा गया है रिलेटेड टू PPP, वो भी हम लोग उसी वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।